वी ऑल नो दैट इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। ओके, भारत में संसदीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। ओके, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री सिस्टम का सबसे यूनिक जो फीचर है वो है आपके प्रेजेंस ऑफ टू एग्जीक्यूटिव्स। ओके, दो एग्जीक्यूटिव्स का होना। वन इज प्रेसिडेंट, अनदर इज प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट is nominal executive de jure and prime minister and council minister is real executive de facto। ओके, de jure de facto, क्योंकि ये वर्ड आएगा प्रेसिडेंट में। de jure मतलब नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है और de facto मतलब रियल एग्जीक्यूटिव। ठीक है। मोर ओवर इंडिया में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो आपके एक आर्टिकल सबसे ज्यादा स्पेसिफाई करता है, एक आर्टिकल आपके सबसे ज्यादा स्पेसिफाई करता है, आर्टिकल 74। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन सा आर्टिकल है जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहता है, तो आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 में कहीं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं इस्तेमाल किया गया। आर्टिकल 74 की अगर वर्ड कहेंगे तो आर्टिकल 74 को हम इस तरीके से देखेंगे। आर्टिकल 74, दिस इज द रियल कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज। आर्टिकल 74 क्या कहता है? आर्टिकल 74 कहता है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक मंत्रिमंडल होगा विद अ प्राइम मिनिस्टर एट द हेड। प्राइम मिनिस्टर मंत्रिमंडल का मुखिया होगा, वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राष्ट्रपति को सलाह देगा, एडवाइस देगा, और राष्ट्रपति उसी एक्ट इन अकॉर्डेंस ऑफ विद सच एडवाइस। कहीं भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का शब्दावली यूज नहीं की गई है। आर्टिकल 7 पर किस आर्टिकल से आपके भारत का कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है? आर्टिकल 74 से। क्योंकि आर्टिकल 74 में देखो दो चीज कही गई है, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। ये क्या हुए? रियल एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट कौन हुए? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। बस। तो अगर आपसे पूछा जाए which is the backbone of which article is the backbone of parliamentary form of government, you will say article 74। आर्टिकल 74 हिंदी में अगर मैं बोलूं तो मतलब नॉर्मल भाषा में बोलूं, एक मंत्रिमंडल होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। वह मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को सलाह देगा और राष्ट्रपति उसी सलाह के अनुसार कार्य करे। मतलब नॉमिनल वही है ना, राष्ट्रपति घर का बड़ा बूढ़ा है, वो इन जनरल बाकी लोगों की सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। समझ में आ रहा है क्लास? तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें सबसे एसेंशियल चीज होती है देयर आर टू एग्जीक्यूटिव्स, व्हाइल प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सिर्फ एक ही होता है, दैट इज द प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट। हमारे क्या जो इंडियन प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो he represents or she represents the country while prime minister represents the government। हम कहते हैं ना मोदी जी की सरकार, जवाहरलाल नेहरू की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, इंदिरा गांधी की सरकार, इन प्राइम मिनिस्टर की सरकारें थी। गॉट माय पॉइंट? ओके, हेडिंग डालेगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री सिस्टम। एग्जीक्यूटिव में इन जनरल क्या आ जाता है? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू व्हाट? लेजिस्लेचर। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आप हमारी संसद है, ओके, पार्लियामेंट है, मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है, तो मॉनसून सेशन शुरू होगा तो क्या होगा? सरकार बिल्स लेकर के आएगी, कानून लेकर के आएगी। वो कानून तभी लागू होंगे when
when these laws will be enacted, जब legislation की जो है वो पास कर, तो there is a strong relation between executive and legislature. जैसे कल आपने मेरे से पूछा था ना कि एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज बनाते हैं। जो सरकार में जब आप सरकार बनाते हैं, जो सरकार आप इलेक्शन जीत गए, आपकी सरकार है, तो सरकार का मेन काम क्या है, पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए। जो एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कतें आ रही हैं, जो देश को सामने दिक्कतें आ रही हैं, उस चीज के लिए कानून बनाना, उस चीज के लिए लॉ बनाना, टू फ्रेम लॉ इन ऑर्डर टू गवर्न द कंट्री। अब जो लॉ जो बना रहे हैं, दैट इज द पॉलिसी, और पॉलिसी को अप्रूव कौन करेगा, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर। अब क्योंकि एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेचर में मेजॉरिटी होती है, इसलिए बिल पास कराना आसान है। अमेरिका में, मतलब इंडियन पार्लियामेंट में आप जहां बैठो, इसी छत के अंदर, एक ही छत के नीचे एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेचर बैठते हैं। ध्यान रखिएगा, अंडर वन रूफ बोथ एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर सिट्स। सत्ताधारी दल से ही द पार्टी विच ओन्स द पावर, वहां से मिनिस्टर बनते हैं तो एग्जीक्यूटिव हो जाएंगे, और जो मिनिस्टर नहीं है वो क्या हुए, सिर्फ लेजिस्लेचर। डिफरेंस समझ पा रहे हैं ना? ओके, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक कैबिनेट मिनिस्टर, लेजिस्लेचर तो है ही है, साथ साथ एग्जीक्यूटिव। बट सिर्फ एमपी जो मिनिस्टर नहीं है, हु इज नॉट ए मिनिस्टर, ही इज ओनली लेजिस्लेचर। अब एग्जांपल ले लें, पहले मोदी जी की गवर्नमेंट में आपके वरुण गांधी एंड हिज मदर मेनका गांधी वाज ए मिनिस्टर। मेनका गांधी मिनिस्टर थी, तो शी वाज एग्जीक्यूटिव। और वरुण गांधी भी एमपी थे पर मिनिस्टर नहीं थे, ही वाज ओनली अ लेजिस्लेचर। बाद में मेनका गांधी से भी मिनिस्ट्री ले ली गई। ओके, नाउ शी इज आल्सो अ लेजिस्लेचर। सब इन द फ्रॉम द पार्टी इन पावर, द पार्टी हु इज इन पावर, दोज मेंबर्स, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल करें, लास्ट उसमें रविशंकर प्रसाद वाज अ मिनिस्टर ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थे ना, मीटी के हेड थे रविशंकर प्रसाद। ओके, उनसे ले लिया गया आपके डिपार्टमेंट। ओके, नए हर्षवर्धन सिंह, जब कोरोना आया था, ही वाज हेल्थ मिनिस्टर। हर्षवर्धन सिंह से हेल्थ मिनिस्ट्री ले ली गई, नाउ ही इज ओनली अ लेजिस्लेचर। तो इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर, किसको वो मिनिस्ट्री दे या नहीं दे। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर सिर्फ इलेक्टेड मेंबर से ही मिनिस्टर बना सकता है। जैसे मैंने कल आपको बताया था, सपोज प्राइम मिनिस्टर मेरे को मिनिस्टर के लिए कहते हैं कि सर हम आपको मिनिस्टर ऑफ, अपने कैबिनेट मिनिस्ट्री में या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जगह देंगे, ठीक है, हम तुरंत मिनिस्टर बन जाएंगे 6 महीने के लिए। और 6 महीने के अंदर मेरे को या तो लोकसभा या राज्यसभा किसी एक से चुनते हैं। भारत में कोई नॉन इलेक्टेड पर्सन सिर्फ 6 महीने के लिए मिनिस्टर रह सकता, 6 महीने के अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा से चुन के आना। हमारे यहाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, ही हेल्स फ्रॉम राज्यसभा, ही इज अ ब्यूरोक्रेट। ओके, अर्बन मिनिस्टर श्री हरदीप पुरी, अगेन ही इज अ ब्यूरोक्रेट, आईएएस ऑफिसर हैं। ओके, अगेन राज्यसभा। ओके, तो कई ऐसे हैं जो आपके मतलब जो जिनका पॉलिटिक्स से नाता नहीं था, ब्यूरोक्रेसी में थे। एस जयशंकर वाज एन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर हैं इंडियन। एस जयशंकर यूपीएससी पास्ड हैं, तभी तो मतलब डिप्लोमेसी वो बिल्कुल टॉप लेवल की खेलते हैं, बिकॉज उनको वो ट्रेंड है, ही इज अ ट्रेंड पर्सन। यूपीएससी क्वालिफाइड है भैया, सेकंड रैंक, आईएफएस सेकंड रैंक होती है। आप टॉप करोगे तो आईएएस मिलेगा, उसके बाद आईएफएस, उसके बाद आईपीएस, उसके बाद आईआरएस। और दैट्स व्हाई मतलब जब अभी एससीओ की बैठक हुई थी और मिस्टर बिलावल भुट्टो आए थे, तो बिलावल भुट्टो तो उनके आगे बच्चे ही थे, उन्होंने बिल्कुल नाच के नचा, बिल्कुल उंगली पे नचा दिया बिलावल भुट्टो को। एस जयशंकर ही इज अ मैन ऑफ कैलिबर। पहले तो ब्यूरोक्रेसी रहा, ब्यूरोक्रेसी के बाद, और मोदी जी ने जब उनकी पोटेंशियल देखा, ही अपॉइंटेड अ ब्यूरोक्रेट एज अ मिनिस्टर।
बिकॉज ब्यूरोक्रेट के रूप में उन्हें अपने डिपार्टमेंट का, अपने मिनिस्ट्री का पूरा ज्ञान था। 60 ईयर्स दिए उन्होंने अपने ब्यूरोक्रेसी में। ओके, और फिर उसके बाद उन्होंने, ही इज नाउ ए मिनिस्टर। बट सिंस ही इज नॉट इलेक्टेड फ्रॉम लोकसभा, तो उनको मिनिस्टर बना तो दिया, बट ही हैज टू गेट इट फ्रॉम राज्यसभा, राज्यसभा से इलेक्ट करके। तो हमारे क्या मिनिस्टर वही बन सकता है जो इलेक्टेड हो। पर अमेरिका में ऐसा सिस्टम नहीं है। अमेरिका में प्रेसिडेंट किसी भी अमेरिकन को मिनिस्टर बना सकता है, और उसको कांग्रेस से होना जरूरी नहीं है। कांग्रेस मतलब अमेरिका की संसद, वहां अमेरिका की संसद कांग्रेस कहते हैं। जैसे हमारे में क्या, अगर मिनिस्टर कोई बनेगा, सपोज आप 25 ईयर्स के ऊपर के हो, 25 प्लस के हो, आपको बना दिया मिनिस्टर, तो आपको, अगर आप 25 प्लस के हो, तो आपको लोकसभा से कहीं ना कहीं से जीत के आना है, कहीं ना कहीं लोकसभा से जीत के आना है। ठीक है गाइस, क्लियर है गाइस? लिखिए। एक्सक्यूज मी सर। यस मैम। सर जो ये मिनिस्ट्रीज अलॉट होती हैं, ये ऑन व्हाट बेसिस, मतलब किस बेसिस में हम किसी को हेल्थ या किसी को मींस डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हम अलॉट करते हैं, वो ये डिपेंड करती है, ये इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इसमें कोई एज सच कोई क्राइटेरिया नहीं, इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ओके, लिखिए। तो मतलब आपके, हमारे के यहां जो एग्जीक्यूटिव है जिसमें प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं, वो कब तक, 5 साल में कब तक सत्ता, जब तक सत्ता में रहेंगे, क्यों जब तक सत्ता में रहेंगे, जब तक उनका मेजॉरिटी है लोकसभा में। नरेंद्र मोदी जी की मेजॉरिटी है लोकसभा में, तो वो 5 साल तक सत्ता में रह सकते हैं। बट अगर मेजॉरिटी खत्म हो गई, तो प्रेसिडेंट आपसे कह देगा रिजाइन करो, प्रेसिडेंट आपसे कह देगा कि आप गवर्नमेंट छोड़िए। हमारे के यहाँ वही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वही सत्ता में रहता है जिसकी मेजॉरिटी होती है। मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का पहला चीज होती है टू एग्जीक्यूटिव, दूसरा चीज होती है मेजॉरिटी पार्टी रूल। जिसकी सत्ता है, जिसके पास मेजॉरिटी है, सत्ता उसी की। समझ में आ रहा है ना? एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है? ओके, सर क्लियर फिर है? ये नो कॉन्फिडेंस मोशन कब पिक्चर में आता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन सर तब पिक्चर में आता है जब विपक्ष को लगता है, लेजिस्लेचर को लगता है कि सत्ता पक्ष ने मेजॉरिटी खो दी है। समझ पा रहे हैं? मतलब जैसे सपोज संसद चलने वाली है या संसद चल रही है, विपक्ष को लगता है, अपोजिशन पार्टीज को लगता है कि सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है, सरकार हैज लॉस्ट द, गवर्नमेंट हैज लॉस्ट द मेजॉरिटी, देन दे ब्रिंग द नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। हमें सरकार में विश्वास नहीं है, सरकार हैज लॉस्ट द मेजॉरिटी, उस पर वोटिंग होती है, वोटिंग होती है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन जीत गया, सरकार को देन एंड देयर रिजाइन करना पड़ता है। अगर गिर गया नो कॉन्फिडेंस मोशन, मतलब नहीं जीता, सरकार अपने पूरा समय पूरा करती। समझ में आ गया नीतीश जी? जी सर जी। ओके, किसी को कोई डाउट फर्दर? ओके, लिखिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और रियल एग्जीक्यूटिव हमारे क्या, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देश प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चला रहे हैं। ओके, देश प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चला रहे हैं। ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस किस मिनिस्टर के अंडर में आती है? होम मिनिस्ट्री। यस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, होम अफेयर्स। वेरी गुड। ये तो गवर्नेंस पार्ट है, पॉलिटी का, पॉलिटी में पार्ट होता है गवर्नेंस। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, अगर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव होम अफेयर्स में आती है, तो इंडियन पुलिस सर्विस किस मिनिस्ट्री में आती है? वो भी होम अफेयर्स में आती है। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस किस में आती है?
आपने एक मिनिस्ट्री का नाम सुन रखा है, ग्रीवियंस रिड्रेसल, ओके, और वो सीधे प्राइम मिनिस्टर के अंडर में आती है। आईएएस जो है वो उस मिनिस्ट्री, आईएएस का जो कैडर है वो आपको जो बता दूं, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल। और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल किसके अंडर में आता है? वो शायद प्राइम मिनिस्टर के अंडर। ध्यान रखिएगा, आईएएस होम मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आती, आईपीएस होम मिनिस्ट्री के अंडर। रेवेन्यू सर्विस, इनकम टैक्स कमिश्नर या जीएसटी कमिश्नर, ये आपके फाइनेंस में आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। ओके, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, अब आप समझ रहे हो ना क्लास? मैं डिस्करेज नहीं करूंगा प्लीज, यहाँ पे कई मेरे अगले साल के प्रॉबल कैंडिडेट बैठे हैं, बट मैं फिर से ये कहूंगा, कुनूज दिल्ली दूरस्थ, मतलब ये किसने कहा था? ये किस लाइन किसने बोली थी? निजामुद्दीन औलिया ने। ओके, इसका अर्थ क्या है? अभी तो दिल्ली दूर है। मतलब यहाँ पे कई ऐसे लोग बैठे हैं जो अगले साल लिटरली देंगे, उन्हें ये नहीं मालूम आईएएस किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता। ओके, थोड़ा वर्क आउट करिए गाइस, द क्लॉक इज टिकिंग। कल मतलब सोचो, कल 17 जुलाई थी, आज 18 जुलाई, मतलब यूं दिन बीत रहे हैं, यूं दिन बीत रहे हैं, यूं आपकी उम्र बढ़ती जा रही है। ओके, सेकंड्स के अंदर एग्जाम आएगा, और एग्जाम नहीं हुआ फिर क्या करेंगे? किस तरीके से आप अपने आप को शीशे में देख पाएंगे? शीशे के आगे जस्टिफाई कर पाएंगे कि हमने 2021 से कोचिंग ज्वाइन की, हमने 2020 से ज्वाइन किया, प्रीलिम्स ही नहीं निकला। मतलब सोचिए, जिन्होंने हमें 2020 से ज्वाइन किया और 2024 का प्रीलिम्स देंगे, तो उस बच्चे से तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि 4 साल के अंदर अब तो प्रीलिम्स निकालना चाहिए। ओके, या मतलब इसमें आपका प्रीलिम्स के लिए आपने 2-3 साल, गाइस दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूं, अगर अब 4 साल हो गए हैं गाइस, 3 साल हो गए, मैंने हमेशा कहता हूं क्लास, मैं किसी स्टूडेंट से, वंस यू आर इनरोल्ड, आप जीएस के बैच में इनरोल्ड हो, कंप्लीट बैच, हम आपसे दोबारा फीस लेते ही नहीं है, आओ। ओके, अब ये करंट अफेयर्स की क्लास अलग चली है क्लास, दैट्स इट वाज नॉट आवर रेगुलर फीचर। ओके, और उससे भी हम नए स्टूडेंट से फिलहाल फीस नहीं ले रहा। ओके, 5 महीने मैंने कह रखा मैं अपने खर्चे पे उठाऊंगा। ओके, बट सर एंड मैम पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये बहुत, मैं इस पे लेक्चर नहीं देने वाला था, पर मैं ये सोच करके मेरे को तो बहुत ही प्राइम, मतलब आप आईएएस की तैयारी करो, कोई यही नहीं, मतलब आईएएस किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? आईएएस पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल। ओके, और ये मिनिस्ट्री सीधे प्राइम मिनिस्टर के अंदर। आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, एसएसपी, आईजी, ओके, डीजी, जो आईपीएस वाली सर्विस है वो होम मिनिस्ट्री के अंदर। आईआरएस फाइनेंस में आता है। ओके, इंडियन फॉरेन सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आती है। ओके, तो ये सारा चीज, इसीलिए मैं कह रहा हूं क्लास, मतलब आपको यूपीएससी एक अलग प्रोसेस है, एक अलग एग्जाम है, इसमें थोड़ा एफर्ट्स कंटिन्यूस करने पड़ते हैं और थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ता है। यू हैव टू बी अवेयर। ओके, जितना आप अवेयर रहोगे, ये पीसीएस जैसे एग्जाम तो आप जेब में लेके घूमोगे। मैं कई बार अपने सारे पीसीएस के फोटोज में दिखाता हूँ, जो मोस्टली इसमें कुछ एसडीएम और वाली पोस्टें हैं इसमें, फोटोज में, इनमें से मेरे पास सिर्फ अतुल भंडारी जो है लड़का बच्चा,
वो मेरे पास पीसेस के लिए आया था, बाकी जितने फोटोज हैं सब आईएएस वाले फोटोज, मतलब ये सब मेरे पास आईएएस के लिए आए थे। नाउ दे आर सेटल्ड पीसेस ऑफिसर्स। कल मेरे पास मतलब एक which article is the keystone of parliamentary form of government? आर्टिकल 74। वैसे 75 भी है पर 74 इज द कीस्टोन, क्योंकि 74 साफ कहता है कि एक नॉमिनल होगा एक रियल होगा, और नॉमिनल रियल की एडवाइस सुनेगा, बस ये चीज है। नॉमिनल प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट रियल की एडवाइस सुनता है। ओके, लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। यस मैम। हाँ हाँ वो मुझे मालूम है, इसको अभी ऐसे ही समझो, फिर वो एक बार रिकंसीडर के लिए भेज सकता, प्रेसिडेंट में पढ़ाएंगे। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन यही था। ओके, एक्चुअली ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, ये बाइंडिंग तो नहीं था, बस ये कहा था राष्ट्रपति को सलाह देगा। इसके बाद इंदिरा गांधी ने अमेंडमेंट किया, पहले अमेंडमेंट किया जिसमें कहा कि जो वो कहेगा वो बाइंडिंग होगी। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देखो मैं आपको दिखाता हूं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। बस ये आपको कहां पढ़ाऊंगा, प्रेसिडेंट में पढ़ाऊंगा, ये प्रेसिडेंट में पढ़ाऊंगा, बस यहां तक था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, बस यहां पे फुल स्टॉप लग जाता। ये इंदिरा गांधी ने ऐड किया, हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ फंक्शन एक्ट अकॉर्डिंग विद द सच एडवाइस। ये इंदिरा गांधी ने, ये लाइन इंदिरा गांधी ने ऐड करवाई, क्योंकि अगर और इस लाइन को पढ़ो, देखो जरा इस लाइन को पढ़ो, खुद पढ़ो। There shall be a council of ministers with the prime minister at head and advise the president। ये लाइन को पढ़ो, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में यही हमारी दे रखी है। इस लाइन में कहीं नहीं साफ दे रखा है कि जो प्रेसिडेंट होगा वो राष्ट्रपति की एडवाइस पे मानेगा। और शुरुआत में जो कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ था, ये सब मैं आपको प्रेसिडेंट, इसलिए जो आप लोग में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं, आपको जो प्रेसिडेंट गवर्नर पढ़ाया जाएगा ना, वो एट पार मतलब पॉलिटिकल साइंस और पबैट के लेवल का पढ़ाया जाएगा। उसमें ये सारे डिस्कशन में इंक्लूड करूंगा, सारा चीज कि क्यों हुआ, क्या हुआ, क्या। तो शुरुआत में जब देयर वाज अ टसल बिटवीन आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि इसमें कहीं नहीं दे रखा था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की बात सुनेगा। कॉन्स्टिट्यूशन यही कह रहा था, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। मतलब राष्ट्रपति को सलाह देगा, क्या वो सलाह बाध्यकारी होगी, बाइंडिंग होगी या नहीं होगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहीं नहीं रखा था। अब इस चीज को, इस डिस्क्रिपेंसी को, इस एम्बिग्यूटी को, इस अनक्लियरनेस को हटाने के लिए इंदिरा गांधी ने अमेंडमेंट किया और लिखा हु शैल इन एक्सरसाइज ऑफ द फंक्शन, हु शैल इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट अकॉर्डिंग टू सच एडवाइस। क्लियर कट। फिर ये जो पैराग्राफ है, ओके, ये जो है ये मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने ऐड कराया कि भाई प्रेसिडेंट एक बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट कर सकता है, जो एडवाइस दी जा रही है कि सर रिकंसीडर कर लीजिए। मतलब प्रेसिडेंट एक बार रिक्वेस्ट कर सकता है कि रिकंसीडर कर लीजिए, बट अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फिर से वही चीज भेज देता है तो प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है साइन करने। तो ये 44th अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुई, ओके, और ये इंदिरा गांधी के द्वारा ऐड किया कराया है। ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन यहां था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर है आस्था। ओके, तो ये चीज वैसे ये सब चीज अगर आप पूछते भी ना, तभी मैं आपको प्रेसिडेंट के टॉपिक में ये सब चीज पढ़ा देता कि प्रेसिडेंट की पावर क्या है, प्रेसिडेंट की पावर इवॉल्व कैसे हुई, प्रेसिडेंट कहां कहां कैसे कैसे था। क्लियर है गाइस? क्लियर है? ओके, एक क्वेश्चन बनता है, द इंडियन प्रेसिडेंट इज लाइक एन इमरजेंसी लैम्प who becomes active when there is power cut. The Indian president is like an emergency lamp who becomes active when there is power cut. अब इसे जीएस का क्वेश्चन मान लो, इसे पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन मान लो, या इसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 2 का क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रपति एक इमरजेंसी लैंप, इमरजेंसी लाइट की तरह हैं, जो
एक्टिव हो जाता है जब कभी पावर कट होती है। ध्यान रखना, कभी कभी यूपीएससी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है जहां आपको ना क्वेश्चन के बिल्कुल डीप सोच करके आना होगा, तभी आप देश चला पाएंगे सर। देश चलाने की बात होती है। एस जयशंकर विदेश जाकर के भारत की नीति बना डिसाइड करते हैं, एंड एस जयशंकर इज अ ब्यूरोक्रेट, मतलब प्राउडली यूपीएससी क्वालिफाइड। ओके, तो जो यूपीएससी है ना वो आपको एक अलग ही लेवल का इंसान बना देता है। मैंने उस दिन कहा नहीं था ओझा सर की बात, आपने शायद सुना होगा, वो रील देखी होगी कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी भी करते हैं तो आप जनरल पॉपुलेशन से यू हो जाते हैं। अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया जनरल पॉपुलेशन से और ऊपर उठ जाते हैं, मेंस क्वालिफाई कर लिया जनरल पॉपुलेशन से और ऊपर उठ जाते हैं, और कहीं आपने यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया, सिलेक्शन हो गया, तो आप इलीट बन जाते हैं। आपकी थिंकिंग, सोचने का नजरिया, उठने बैठने का नजरिया बिल्कुल ही अलग हो जाता है बाकी पॉपुलेशन। बाकी पॉपुलेशन तो भेड़ बकरियां हैं, इनको कुछ अकल नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा आई एम बिलिटलिंग अदर, बट एक्चुअली उन्होंने कभी इतनी इन डेप्थ की स्टडीज नहीं की। क्या किया होगा, 3 सब्जेक्ट्स में किया होगा, बीए एमए किया होगा, पर उन्होंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशल साइंस, आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, गवर्नेंस, एथिक्स, इतने सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े। जब आप इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ोगे ना तो सही में आपकी ज्ञान अपने आप ही बढ़ता चला जाता, तो आप सिक्के का दूसरा पहलू भी देखने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये सारा चीज है। ओके, तो दैट इज द थिंग। क्लियर है गाइस? तो यहाँ पे ये चीज बाद में ऐड हुई है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ये था, और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इसी लाइन के कारण राजेंद्र प्रसाद और हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की वहां पे टसल हुआ था, बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरुआत में कहीं कुछ कहता ही नहीं था कि राष्ट्रपति पे वो एडवाइस बाइंडिंग है। ओके, और आई थिंक मुझे नहीं मालूम क्योंकि क्लास मैंने बहुत पहले लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, ये चीज, ये जो मैंने पॉइंट बताई लक्ष्मीकांत में दे रखा है, डिटेल से नहीं दे रखा, मैं आपको पढ़ाऊंगा ये सारा चीज, प्रेसिडेंट में पढ़ाऊंगा ये सारा चीज। ओके, देखिए गाइस, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जो जिसका मेजॉरिटी सरकार उसी की। आज आपने देखो विपक्ष दल बेंगलुरु में बैठ रहे हैं। ओके, अब कुछ दिनों बाद एनडीए की भी बैठक, आज या कल में ही एनडीए की बैठक है, शायद एनडीए की बैठक है, तो दोनों किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, 2024 की इलेक्शन की, जनरल इलेक्शंस की। ओके, कि कौन लोकसभा में मेजॉरिटी लेके आता है, जिसकी मेजॉरिटी होगी सरकार उसी की। तो सेकंड पॉइंट क्या आ जाता है, मेजॉरिटी पार्टी रूल। सेकंड पॉइंट आता है मेजॉरिटी पार्टी रूल। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सेकंड पार्टी है मेजॉरिटी पार्टी रूल। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब से अगर हिंदी में कहेंगे सामूहिक उत्तरदायित्व, मतलब दे स्विम एंड सिंक टुगेदर। ओके, they will enjoy the power together, and once if a no confidence motion is passed against a minister, then whole government has to resign. मतलब जैसे suppose prime minister, suppose, and there are around 39 ministers, प्राइम मिनिस्टर, एंड सपोज देयर आर 39, एक एग्जांपल ले रहा हूं, 39 मिनिस्टर्स, इनमें से किसी एक मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, द होल गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, यस, चेंज। अरे मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ भैया, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ मतलब द गवर्नमेंट हैज नो मेजॉरिटी। अगर मेजॉरिटी होती तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता ही नहीं। इस समय अगर विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए, इस समय विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए,
समझिएगा क्लास, समझिएगा। कांग्रेस इस समय नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए तो क्या पास हो सकता है लोकसभा से? क्यों नहीं पास होगा? क्योंकि बीजेपी के पास थंपिंग मेजोरिटी 300+ सीट है बीजेपी के पास, कैसे पास होगा? पर अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन सपोज पास हो जाता है तो मतलब क्या होगा कि बीजेपी ने अपनी मेजोरिटी खो दी। समझ पा रहे हो? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो? सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व। क्लियर है गाइस? लिख लीजिए। द पार्ट ऑफ व्हाट? पार्लियामेंट। लोकसभा इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो वो पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। बट नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन राज्यसभा में नहीं आ सकता। नो कॉन्फिडेंस मोशन किसमें आता है? लोकसभा में ही आता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन राज्यसभा में क्यों नहीं आ सकता? बिकॉज वो परमानेंट हाउस है। सत्ता से बेदखल थोड़ा का, वो तो परमानेंट हाउस है ना, वो तो परमानेंट। लोकसभा कभी, राज्यसभा कभी डिसॉल्व होती ही नहीं है। राज्यसभा कभी डिसॉल्व होती है? नहीं होती है, परमानेंट हाउस है। पर लोकसभा तो हर 5 साल बाद डिसॉल्व हो जाती है ना। लोकसभा तो देखो, समझो गाइस, मतलब कोई बात नहीं। अगर आप देखो क्लास, मैं ये कहता हूं कि इफ यू डोंट नो दैट्स व्हाई यू आर हियर, ओके। और मैं उन टीचर्स को बिल्कुल नहीं पसंद करता हूं जो ये कहें कि आपको इतना भी नहीं आता। मैं बिल्कुल उन टीचर्स को नहीं पसंद करता, क्योंकि जब आपको नहीं आता है दैट्स व्हाई यू आर हियर। बट मेरा गुस्सा तब आता है जब मैं वो चीज कई बार पढ़ा चुका होता हूं और तब आप नहीं पता, तब मेरे को गुस्सा आता है कि मैं ये ऑलरेडी पढ़ा चुका था, और मतलब 1-2 बार जो चीज पढ़ाई जा चुकी है क्लास में, वो मैं ये मानता हूं कि आपको मालूम होना चाहिए। और अगर नहीं आता है तो आई एम हियर टू यू, दैट्स व्हाई यू हैव पेड द फीस, ओके। कभी कोई टीचर ये कहे कि तुम्हें इतना भी नहीं आता, तो गाइस वो टीचर कहलाने लायक है ही नहीं। ये चीज ध्यान रखिएगा। तुम्हें इतना भी नहीं आता, अरे भैया नहीं आता है तभी तो बैठे हैं, तभी हम आपके सामने शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हमें शिक्षा दीजिए, हम आपको पैसे दे रहे हैं, हमें शिक्षा दीजिए। बट यहाँ पे कई फैकल्टीज होते हैं, वो कहते हैं अरे तुम्हें इतना भी नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। अरे सर, स्टूडेंट है, सब चीज कैसे आ जाएगी? ठीक है, समझो। ये जो पार्लियामेंट है, मैंने कल बताया था ना, इसमें एक तरफ लोकसभा बैठती है, एक तरफ राज्यसभा बैठती है। 2 हाउसेस है, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा इज अ टेम्परेरी हाउस। इसकी टेन्योर क्या होती है? 5 ईयर्स। 5 ईयर्स, या जब तक सरकार के पास मेजोरिटी है। मतलब 5 साल तो रहेगी रहेगी, पर 5 साल से पहले भी डिसॉल्व हो सकती है अगर सरकार ने मेजोरिटी खो दी। सरकार ने मेजोरिटी खो दी है, जैसे आपके अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में इलेक्शन हुआ, ओके। एक वोट से दिसंबर 1998 में, एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट गिर गई। एक वोट 1998 में जीत के आए और दिसंबर 1999 में जो कारगिल वॉर हुई थी ना, उस समय भारत में कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं। 1998 में ओनली केयर टेकर गवर्नमेंट थी। अब क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय केयर टेकर गवर्नमेंट? केयर टेकर गवर्नमेंट का कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं है। केयर टेकर गवर्नमेंट कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं है। पर जब कारगिल वॉर हुई थी 1999 में, उस समय कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही थी, ओके। तो समझिए 1998 में इलेक्शंस हुए और एक आपके एक वोट से 8-9 महीने बाद इनकी हार हो जाती है अटल बिहारी वाजपेयी की। फिर 1999 में फिर से इलेक्शन होते हैं। तो टेम्परेरी हाउस है, पर राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस। राज्यसभा परमानेंट हाउस होता है। बस इसके कितने मेंबर हर साल रिटायर होते हैं? 2/3 मेंबर्स। दिस शोज दैट थोड़ा सा जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, ये मैं कहता हूँ सर, ये नहीं, मैंने नहीं पढ़ा तो अच्छी बात है, वो हम हो जाता है ऑल इज वेल कि मैंने नहीं पढ़ा, ओके। मेरे को मैं गिल्टी कम फील करूंगा, ओके। तो राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस मतलब इसके हर मेंबर जो होता है उसके टेन्योर 6 साल होता है, 6 साल का होता है। 6 साल बाद ऑटोमेटिकली वो रिटायर हो जाता है, ओके। ये परमानेंट हाउस है। आपके लोकसभा जो है
वहां पे नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है। लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस, राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आता। राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरह मैं पढ़ाऊंगा, पार्लियामेंट में पढ़ाऊंगा, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता है। एक मोशन ऑफ पेपर्स होता है, वो होता है। अगेन आई सीरियसली डाउट कि लक्ष्मीकांत में मोशन ऑफ पेपर्स दे रखा है, नहीं दे रखा लक्ष्मीकांत में मोशन ऑफ पेपर्स। ओके, तो मैंने जो बोला था कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्लियामेंट इन पर्टिकुलर, पार्लियामेंट इन जनरल एंड लोकसभा इन पर्टिकुलर, लोकसभा इन पर्टिकुलर। ओके, लिख लीजिए, लिखिए। नेक्स्ट गाइस, किसी को डाउट, एक चीज भी डाउट हो, प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि पूछ लीजिए। क्लियर है ना, सारी चीज क्लियर है ना। लोकसभा जो, अब देखो बात सुनिए, नई सरकार बनेगी, मई में इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएंगे, मई में इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएंगे। जैसे ही नई सरकार बनेगी, प्रेसिडेंट मेजॉरिटी पार्टी को बुलाएगा, जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसी को प्रेसिडेंट बुलाता है कि आइए हम मतलब सरकार बनाइए। और प्रेसिडेंट उस पार्टी के, सपोज अगर बीजेपी जीतती है तो अगेन नेता हम बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी रहे होंगे, तो नरेंद्र मोदी जी को फिर से बुलाया जाएगा कि आइए प्रधानमंत्री की शपथ लीजिए। और जब वो प्रधानमंत्री की शपथ ले लेंगे, उसके बाद प्रेसिडेंट उनसे कहेगा कि 15 डेज के अंदर आपको अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करनी। जब सरकार अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करे तो उसे क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंस मोशन। सरकार कहती है कि आई हैव द मेजॉरिटी, तो आई हैव कॉन्फिडेंस ऑफ हाउस। आई हैव द मेजॉरिटी, इट मींस आई हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ हाउस। मेरे पास हाउस का कॉन्फिडेंस है, लोकसभा का कॉन्फिडेंस है। और जब विपक्ष कहता है कि सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है, तो विपक्ष कौन सा मोशन लेके आता है? मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अविश्वास प्रस्ताव। हाउस का सरकार पे विश्वास नहीं है। हाउस मतलब लोकसभा का सरकार पे विश्वास नहीं। जो जीता वही इसके अंदर। अगर सरकार कॉन्फिडेंस मोशन जीतती है, सरकार की बन जाती है। अगर विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन जीत जाता है तो सरकार देन एंड देयर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। तो फिर दोबारा इलेक्शन होते हैं? अब डिपेंड करता है, अगर टेन्योर खत्म हो गया तब तो फिर इलेक्शन होगा, टेन्योर नहीं खत्म हो गया तो राष्ट्रपति नई सरकार की तलाश ढूंढेगा। मिड टर्म तुरंत नहीं होते सर, वो तो तब होते हैं जब कोई सरकार बनने की संभावना ही नहीं, सरकार बनने की संभावना ही नहीं। अब जैसे 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट 1 साल चली थी और 1 वोट से हार गई, 1 वोट से हार गई। फिर कांग्रेस भी बनाना नहीं चाहती थी, ऐसा सब कोई ना, तो हुआ क्या? फिर आपके अक्टूबर में फिर से जनरल इलेक्शंस हुआ, उसमें फिर बीजेपी जीत गई, क्योंकि कारगिल वॉर का भी था, वो सब चीज था, उसमें बीजेपी जीत गई सारी चीज। क्लियर है गाइस? ये चीज क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट लिखे, पॉलिटिकल होमोजेनिटी। पॉलिटिकल होमोजेनिटी, अब जो सरकार बनेगी, जैसे सपोज बीजेपी गवर्नमेंट है, जितने मिनिस्टर्स होंगे वो किस पार्टी से हैं? बीजेपी के। कोलिशन गवर्नमेंट बनती है तो अलग अलग पार्टी से मिनिस्टर लिए जाते हैं। जैसे अभी महाराष्ट्र में वी ऑल नो कोलिशन गवर्नमेंट इज देयर, शिंदे जी भी हैं। ओके, शिंदे जी की शिवसेना की स्प्लिंटर ग्रुप की सरकार भी है, वो ग्रुप है। बीजेपी भी है, अजीत पवार जी भी आ गए हैं, तो सबके अपने अपने मिनिस्टर्स बन रहे। तो जहां कोलिशन पार्टीज होती हैं वहां सबके ये दिखाया जाता है किस रेशियो में मिनिस्टर्स होंगे। पर जहां सिंगल पार्टी होती है, मिनिस्टर्स भी, अब जैसे आपके कर्नाटक में मिस्टर सिद्धरमैया जी की सरकार है कांग्रेस की, तो सारे मिनिस्टर्स जो होंगे वो किसके होंगे? कांग्रेस के। अब उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है तो होमोजेनिटी है, नहीं जेनिटी है? सारे मिनिस्टर किस पार्टी के हैं? बीजेपी के। राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, सारे मिनिस्टर किस पार्टी के हैं? कांग्रेस के हैं। पर जहां कोलिशन गवर्नमेंट होती है वहां मिनिस्टर्स अलग अलग दल के भी हो सकते हैं। समझ में आ गया पॉलिटिकल होमोजेनिटी? पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये चीज नहीं है। मिनिस्टर वो प्रेसिडेंट किसी को भी बना सकता है, इसीलिए कहा जाता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट ऑफ एमेटर्स। एमेटर्स समझते हैं? नौसिखिए। मतलब प्राइम मिनिस्टर के पास ऑप्शन क्या है? हमारे के यहाँ किसको मिनिस्टर बना सकता है? जो जीते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट किसी को भी मिनिस्टर बना सकता है।
तो अमेरिकन प्रेसिडेंट में कई बार क्या होता है, जो डिफेंस मिनिस्टर होता है वो पता चला सेना का अध्यक्ष होता है पूर्व। ओके, हेल्थ मिनिस्टर हो, जो हेल्थ सेक्रेटरी होता है, वो पता चला अपने फील्ड का बहुत तुर्रम खां आदमी होता है। भाई सिंपल बात है, हमारे क्या, आप किसी के भी मिनिस्टर होंगे होंगे तो आप पॉलिटिशियन ही। मिनिस्टर ऑफ स्टील एक कोई पॉलिटिशियन होगा। मिनिस्टर ऑफ रेलवे लालू प्रसाद यादव, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ममता बनर्जी वाज वंस द मिनिस्टर ऑफ रेलवे। तो मतलब हमारे क्या कोई भी मिनिस्ट्री हो सकती है। तो इसलिए समझो क्या, इसलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट गवर्नमेंट ऑफ अमेटर्स। अमेटर समझते हो, नो सखिए की गवर्नमेंट, मतलब उनका टेक्निकल से कोई लेना देना नहीं होता। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं, और जो अब जिनको लाया गया है, जैसे सपोज जयशंकर को, तो वो पॉलिटिशियन थोड़ी ना, वो तो ब्यूरोक्रेट है। उनको तो राज्यसभा से लाया गया, घुमा के लाया गया, जबरदस्ती जिताया गया है। हरदीप पुरी राज्यसभा से लाया गया। वैष्णव रेलवे, बहुत, ही इज अ वेरी लर्नेड मिनिस्टर, IITN, then he is also qualified the UPSC exam also, but if I'm correct, yes, he is qualified the UPSC exam, MBA IIT IAS। ओके, तो ये होते हैं टेक्निकल। बट ऐसे टेक्निकल्स अमेरिका में तो सीधे सीधे मिनिस्टर बना दिए जाते हैं। हमारे क्या मिनिस्टर आप ऐसे बन नहीं सकते, फिर उन्हें राज्यसभा से भेजा जाता है। समझ में आ रहा है ना गाइस? ओके, इसलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ऑफ अमेटर्स भी कहा जाता है, नॉन सिक्योर गवर्नमेंट होती। कल को सपोज आप इंजीनियर हैं, सपोज आप पॉलिटिक्स में आ गए आगे चल के, और आपको हेल्थ मिनिस्ट्री बना दिया, हेल्थ मिनिस्टर बना दिया गया, तो आप तो इंजीनियर हैं, आपको हेल्थ मिनिस्टर के बारे में क्या मालूम। और इसीलिए आप लोगों को ये सारे सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं। आप लोग किसकी तैयारी करो, मैं एक दिन बताया था, जर्नलिस्ट बनने की। जर्नलिस्ट इज द पीपल हु नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग। आप ब्यूरोक्रेट बनोगे, आप मिनिस्टर के आंख नाक कान बनोगे। मिनिस्टर डिसीजन लेता है, ब्यूरोक्रेट उसको डिसीजन लेने में सलाह देता है। कैसे सलाह देगा? एक्सपीरियंस से सलाह देगा, क्योंकि SDM ADM DM जो कल समझाया था, उसके पास एक्सपीरियंस होता है सर। तो जब वो सीनियर ब्यूरोक्रेट बन जाता है, सेक्रेटेरिएट में बैठता है, तो वो मिनिस्टर्स को सलाह देता है, अच्छा सर ये पॉलिसी बना रहे हैं, इस पॉलिसी को ऐसे डिजाइन करिए तो ज्यादा इफेक्टिव है। तभी वो मतलब लाल बत्ती वाली गाड़ी में चलता है, क्योंकि बिकॉज वो जानता है देश वही चला रहा है। मैंने कहा ना, देश कौन चला रहा है? ब्यूरोक्रेसी तो चला रहा है देश। मिनिस्टर हमें बस सामने दिखते हैं, पर्दे के पीछे कौन काम करता है? ब्यूरोक्रेसी। पर्दे के पीछे ब्यूरोक्रेसी काम करती है। भाई सिंपल बात है, थोड़ा सा क्लियर है गाइस? सर एक डाउट था। बोलिए सर। कोalition गवर्नमेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन कैसे पास होता होगा फिर? अरे भाई कोलिशन गवर्नमेंट में ऐसा मैं समझ गया क्या डाउट है। अब ये सोचो कोलिशन गवर्नमेंट पूरा मतलब वो विपक्ष होता ही नहीं है। कोलिशन गवर्नमेंट में तो विपक्ष होता है। आप समझ लो कि पूरा लोकसभा ही कोलिशन होता है, ऐसा नहीं होता है। नहीं पूरा लोकसभा नहीं, पर मतलब आज तक ऐसा हुआ है कि कोalition गवर्नमेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ हो? 98 में एनडीए की गवर्नमेंट गिरी है, 1977 में जनता पार्टी। कोलिशन गवर्नमेंट तो सक्सेसफुल के चांस होने बहुत कम होते हैं। हाँ, क्योंकि इनके में अपने आप में भी तो अपोजिशन होता ही रहता है। हाँ, इनमें वो आपस में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होते हैं। और सेम पार्टी कर सकती है नो कॉन्फिडेंस, मतलब मतलब अपनी पार्टी खुद नो कॉन्फिडेंस लेके आ रही है। जैसे मान लीजिए तीन पार्टी का कोalition है, ठीक है? हाँ, तो हाँ, कोई एक थर्ड पार्टी पार्टी, अलग हो गई, उसने कह दिया कि हम कोलिशन कर, हम नो कॉन्फिडेंस मोशन डाल रहे हैं। एग्जांपल हाँ बता रहे ऐसे हैं, हो सकता है। एग्जांपल बता रहे हैं। मैं तो इस चीज का एग्जांपल बता देता हूं। एग्जांपल, जब इंडो US न्यूक्लियर डील हुई थी और कांग्रेस UPA की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी, तो इंडो US न्यूक्लियर डील का कौन विरोध कर रहा था? किस पार्टी, रूलिंग पार्टी विरोध कर रही थी? कोलिशन। चलिए कोई बात नहीं, पुरानी बात है, पर एज अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट आपको मालूम होना चाहिए, और पबैट वालों को तो बिल्कुल मालूम। ये सब एग्जाम्पल के साथ एग्जाम में आते हैं सर मैम। ओके, एंड जब इंडो US न्यूक्लियर डील हुई थी, तो एक पार्टी जो सत्ताधारी दल की सहायक दल था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, वो इंडो US न्यूक्लियर डील का बहुत विरोध कर रही थी। भाई कम्युनिस्ट पार्टी और अमेरिका में ना 36 का आंकड़ा रहता है। 36 का आंकड़ा समझते हो? दे आर टोटली अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट। कम्युनिस्ट और कहां कैपिटलिस्ट। तो कम्युनिस्ट पार्टी बहुत अपोज कर रही थी।
पर मनमोहन सिंह अड़े हुए थे कि ये डील होगी। तो जैसे ही मनमोहन सिंह ने वो डील की, कम्युनिस्ट पार्टी ने वापस ले लिया। अब कम्युनिस्ट पार्टी ने वापस ले लिया मतलब यूपीए सरकार ने मतलब उनके पास नंबर कम हो गए। अब कहां से लाएं? तुरंत बुद्धम शरणम गच्छामि, वो लोग शरण में गए मुलायम सिंह की। मुलायम सिंह ने कहा ओके वी विल सपोर्ट यू बट वी विल नॉट एंटर इनटू द गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट में नहीं आएंगे पर हम सपोर्ट करेंगे। और मुलायम सिंह ने यूपीए गवर्नमेंट बचा ली थी जो 2009 में जब इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुई थी, मुलायम सिंह के सपोर्ट से। पर उस समय जब नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ बीजेपी बहुत खुश हो गई थी, उस समय बीजेपी लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में थी, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन तुरंत पेश किया गया। बट और उसमें कम्युनिस्ट पार्टी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन के फेवर में वोट दिया था, पर फिर भी समहाउ यूपीए मैनेज टू सिक्योर द कॉन्फिडेंस मोशन। समझ में आया क्लास? तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि अपने ही घटक दल नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आते हैं। समझ में आया गाइस? क्लियर है? नीतीश जी देखो जी सर, क्लास जी सर, हाँ। जो भी डाउट हो ना पूछना जरूर। डाउट को अपने तक रख के लेके जाओगे आप अपना नुकसान करोगे। डाउट पूछोगे, सपोज मेरे को नहीं आता, देखो ध्यान रखना एक और चीज, एक और चीज आपकी अवधारणा, कंसेप्शन या मिसकंसेप्शन बदलना चाहता हूं। सर इज नॉट गूगल। ये मत सोचना कि सर इज गूगल, कि सर से जो पूछूंगा सर को सब कुछ मालूम होगा। भाई सबको सब कुछ नहीं मालूम होता। अगर नहीं भी मालूम होगा तो ढूंढ करके बताऊंगा, नहीं भी मालूम होगा तो ढूंढ करके बताऊंगा, पर क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा। समय लूंगा कि कल बता दूंगा या ढूंढ करके बता दूंगा, बट बताऊंगा जरूर। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने डाउट्स को अपने तक रखो। ठीक है, यहां पे रोक रहा हूं, कल इसके आगे चीज उठाता हूं। ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट। Within 5 minutes, I'm starting with Sirajud Dowla and Battle of Plassey. Okay, ठीक है, थैंक यू।